नाजरीन आदाब। ऊंची आवाज न्यूज बुलेटिन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान इब्राहिम नफीस। खबरें शुरू करने से पहले एक जरूरी ऐलान। ऊंची आवाज न्यूज बुलेटिन में बहुत जल्द एडवर्टाइजमेंट का सिलसिला शुरू किया जा रहा है। अगर आप भी अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं तो फिर आपका एडवर्टाइजमेंट इस चैनल पर रिलीज किया जा सकता है। इसके अलावा स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर गूगल पे, फोन पे के जरिए आप जरूर ताउन करें, इसलिए कि मिल्लत के चुनिंदा चैनल रह गए हैं जो मिल्लत की तर्जुमानी करते हैं। चलिए इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट और सिटी की ताज़ा तरीन खबरें जानते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। श्रीलंका के रुकने पार्लियामेंट नमिल राजापाक से पहुंचे राम मंदिर। पाकिस्तानी इलेक्शन में इमरान खान के 100 हामी उम्मीदवार कामयाब। 17वें लोकसभा का आखिरी इजलास राम मंदिर पर करारदाद मंजूर करके हुआ इख्तिताम पजीर। अमित शाह ने कहा कि लोकसभा इंतखाबात से पहले पूरे मुल्क में सीएए होगा नाफिज। हल्द्वानी तशद्दुद में मुस्लिम कुंबे ने नमाज छोड़कर 7 पुलिस एहलकारों की बचाई जान। उन्नाव के एमपी साक्षी महाराज ने कहा कि लव जिहाद के बाद लैंड जिहाद से लोगों को होगा दर्द। ओवैसी ने कहा कि मैं राम का एहतराम करता हूं, लेकिन मेरी नस्लें गोडसे से नफरत करते रहेंगे। आपके वालिदैन मुझे वोट ना दें तो 2 दिन खाना मत खाना, शिवसेना रुकने असेंबली की बच्चों को सलाह। रिलायंस फाउंडेशन ने स्कॉलरशिप के लिए 5000 अंडर ग्रेजुएट तलबा के नामों का किया ऐलान। बिहार की सियासत में आएगा यू टर्न। 12 फरवरी को तेजस्वी यादव ने तमाम एमएलए को बुलाया पटना। मायावती ने करार दिया हल्द्वानी तशद्दुद को इंटेलिजेंस सिस्टम की नाकामी। कलबुर्गी में कांग्रेसी एमएलए के खिलाफ बीजेपी की मुहिम। अब इंटरनेशनल न्यूज तफसील से। अयोध्या के राम मंदिर में रोजाना सैकड़ों हिंदुस्तानियों के अलावा गैर मुल्की अकीदतमंद भी दर्शन कर रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्रीराम और नेपाल के ग्रुप सबसे पहले रामलल्ला के दर्शन किए और फिर 8 फरवरी को फिजी के नायब वजीर आजम बेमन प्रसाद ने वफ्द के साथ रामलल्ला के दर्शन किए। अब 9 फरवरी को श्रीलंका के एमपी निमल राजापाक से दर्शन को अयोध्या आए। इस मौके पर उन्होंने हिंदुस्तान और श्रीलंका के दरमियान ताल्लुकात मजीद मजबूत होने की बात कही और बताया कि मैं और मेरी अहलिया भगवान का आशीर्वाद हासिल करके बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। हम श्रीलंका से आए थे जो कि रामायण का हिस्सा था। पाकिस्तान में कौमी असेंबली और सूबा इंतखाबात के लिए वोटिंग खत्म होने के बाद नताइज आ रहे हैं और किसी भी पार्टी को अक्सरियत नहीं मिली है। इमरान खान की हिमायत करने वाले आज़ाद उम्मीदवार 100 नशिस्तों के साथ आगे हैं। नवाज की पार्टी 71 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर है। इस दौरान पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा समेत कई सूबों में तशद्दुद फैल चुका है। जेल में बंद इमरान खान और बिलावल भुट्टो की पार्टी ने कई सीटों पर धांधली के इल्जामात लगाए हैं। याद रहे कि पाकिस्तान के कौमी असेंबली में कुल 336 सीटें हैं, उनमें से 265 सीटों पर इंतखाबात हुए, 1 नशिस्त पर इंतखाबात मुलतवी हुए, जबकि बाकी 70 सीटें महफूज हैं। हुकूमत बनाने के लिए 134 सीटों पर अक्सरियत ज़रूरी है। पाकिस्तान में बुनियादी तौर पर 3 जमातों के दरमियान मुकाबला है, जिनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शामिल हैं। अब नेशनल न्यूज तफसील से।
राम मंदिर पर बहस के बाद 17वीं लोकसभा के आखिरी इजलास के साथ ही लोकसभा भी इख्तिताम को पहुंची। इस लोकसभा ने 222 कवानीन पास किए। इस दौरान 202 बिल पेश किए गए और हुकूमत की जानिब से 11 बिल वापस लिए गए। इजलास के इख्तिताम का ऐलान करते हुए लोकसभा स्पीकर ने कहा कि 17वीं लोकसभा के दौरान आज़ादी से पहले बनाए गए बहुत से बेकार कवानीन को मनसूख कर दिया गया और आज़ादी से पहले बनाए गए कवानीन की जगह नए कवानीन बनाए गए। लोकसभा की नतीजा खेजी पर स्पीकर ने कहा कि 17वीं लोकसभा में कुल 274 नशिस्तें हुई जो 1354 घंटे तक जारी रही। ऐवान ने मुकर्ररा वक्त से 345 घंटे ज़्यादा बैठकर अपना काम मुकम्मल किया। उन्होंने कहा कि इस लोकसभा में खलल की वजह से कुल 387 घंटे का वक्त ज़ाय हुआ। इसके अलावा लोकसभा ने इजलास के आखिरी दिन राम मंदिर से मुताल्लिक़ करारदाद मंजूर कर ली। सेक्शन 193 के तहत राम मंदिर की तामीर और प्राण प्रतिष्ठा पर तबादले ख्याल किया गया। तजवीज़ के मुताबिक अयोध्या में जो राम मंदिर तामीर किया जा रहा है वो सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं बल्कि ये आस्था और अकीदत के जज्बात से भरा हुआ है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने सीएए को लेकर बड़ा ऐलान किया है। अमित शाह ने कहा कि इंतखाबात से पहले पूरे मुल्क में सीएए लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं ये वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि सीएए किसी भी शख्स की शहरियत नहीं छीनेगा। उन्होंने अपोजिशन पर मुसलमानों को गुमराह करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि इंतखाबात से कबल सीएए के निफाज का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। याद रहे कि दिसंबर में बंगाल के अपने दौरे के दौरान अमित शाह ने दावा किया था कि कोई भी सीएए के निफाज को रोक नहीं सकता। उन्नाव के एमपी साक्षी महाराज ने एक बार फिर लव जिहाद को हवा दी है। उनका कहना है कि लव जिहाद के बाद अब लैंड जिहाद की साजिश की जा रही है और उत्तराखंड तशद्दुद उसकी एक मिसाल है। हल्द्वानी तशद्दुद पर उन्होंने कहा कि यह बीमारी बहुत पुरानी है। इस मुल्क में जिस तरह लव जिहाद ने बुरी तरह गलबा हासिल किया उसी तरह हिंदुस्तान में लैंड जिहाद का गलबा है। अगर हुकूमत लव जिहाद के बाद लैंड जिहाद पर काम करे तो लोगों को दर्द ज़रूर होगा, लेकिन ऐसे वाक़यात से बचा जा सकेगा। उत्तराखंड के हल्द्वानी तशद्दुद के दौरान एक मुस्लिम खानदान ने 7 पुलिस वालों की जान बचाई। बताया जाता है कि इलाके के 17 से ज़्यादा गलियों में सिक्योरिटी फोर्सेस पर पथराव हुए। इस दौरान तकरीबन 7 पुलिस अहलकार बचते हुए गोपाल मंदिर के पास पहुंचे और महफूज जगह की तलाश करने लगे। इस दौरान एक बच्चे ने घर की खिड़की से बाहर पुलिस वालों को देखा और घर वालों को बताया और फिर घर के एक फर्द ने दरवाज़ा खोला और सभी पुलिस अहलकारों को घर के अंदर बुला लिया। पुलिस अहलकार तकरीबन 4 घंटे तक उस घर में रहे। इस दौरान कुछ शरपसंदों को घर में पुलिस अहलकारों की मौजूदगी का इल्म हुआ तो वो घर में घुस गए, मगर अहलखाना ने पुलिस अहलकारों के बारे में कुछ नहीं बताया। तब तक रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई और सभी पुलिस अहलकारों को बहिफाजत बाहर निकाला। राम मंदिर के मुताल्लिक लोकसभा में लाई गई तहरीक इजहार तशक्कुर के दौरान ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हुकूमत पर शदीद तनकीद की। ओवैसी ने कहा कि मैं राम का एहतराम करता हूं, लेकिन मेरी नस्लें नाथुराम गोडसे से नफरत करते रहेंगे। मजलिस की एमपी ने पूछा कि क्या मोदी हुकूमत एक बरादरी या एक मजहब की हुकूमत है या पूरे मुल्क के तमाम मज़ाहिब के मानने वालों की हुकूमत है? क्या इस हुकूमत का कोई मजहब है? ओवैसी ने कहा कि हमें 1949 में धोखा दिया गया, 1986 में धोखा दिया गया, 1992 में हमसे धोखा हुआ और 2019 में भी इस लोकसभा में धोखा दिया गया। मुसलमानों को हमेशा हिंदुस्तान के शहरी होने की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या मैं बाबर, औरंगजेब या जिन्नाह का तर्जुमान हूँ? मैं राम का एहतराम करता हूँ, लेकिन मेरी नस्लें नाथुराम गोडसे से भी नफरत करेंगे, जिसने उस शख्स को गोली मार दी जिसके मुंह से आखिरी अल्फाज हाय राम निकले थे। ओवैसी ने कहा कि मैं अपनी शनाख्त को मिटने नहीं दूंगा और वो काम नहीं करूंगा जो बीजेपी चाहती है।
अपने खिताब के आखिर में सदर मजलिस ने कहा कि बाबरी मस्जिद मौजूद थी, है और रहेगी। बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, हिंदुस्तान पाइंदाबाद। शिवसेना रुकन असम्बली संतोष यल बांगड़ ने स्कूली बच्चों के सामने अजीब और गरीब तकरीर की, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। रुकन असम्बली संतोष ने बच्चों से कहा कि उनके वालिदैन अगले इंतखाब में उन्हें वोट नहीं देते तो वो 2 दिन तक खाना न खाएं। बच्चों से तकरीबन सख्त आवाज़ में कहते सुना गया कि अगर आपके वालिदैन पूछते हैं कि खाना क्यों नहीं खा रहे हैं तो उन्हें बताएं कि भूख हड़ताल ख़त्म करने के लिए उन्हें संतोष बांगड़ को वोट करना होगा। उन्होंने मासूम बच्चों से 3 बार बुलंद आवाज़ में अपने नाम का नारा लगवाया। इस दौरान उनके हामियों और पास खड़े स्कूल के असातिज़ा को भी हंसी रोकनी पड़ी। एमएलए की हरकत पर अपोजिशन महाविकास अखाड़ी ने सख्त एतराज़ जाहिर करते हुए कहा कि संतोष ने वोट हासिल करने के लिए छोटे बच्चों का इस्तेहसाल किया है, लिहाजा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। रिलायंस फाउंडेशन अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप 2023-24 के नताइज का ऐलान कर दिया गया, जिसमें मुल्क भर में 5000 तलबा को स्कॉलरशिप के लिए मुंतखब किया है। आला तालीम के शोबे में यह हिंदुस्तान की सबसे बड़ी और मरबूत स्कॉलरशिप में से एक है। स्कॉलरशिप में तलबा को 2 लाख रुपयों तक की ग्रांट के साथ साबिक तलबा के नेटवर्क का हिस्सा बनने का मौका मिलता है। हिंदुस्तान के 35 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के 5500 से ज़्यादा तालीमी इदारों के 58,000 से ज़्यादा बच्चों ने स्कॉलरशिप के लिए दरख्वास्त दी थी। उनमें से 5000 तलबा का इंतखाब एक मुनज़्ज़म और जाबे सिलसिले के ज़रिए किया गया। मुंतखब तलबा में से 75% की सालाना घरेलू आमदनी 2.5 लाख रुपयों से कम है। तलबा अपनी दरख्वास्त का नतीजा www.reliancefoundation.org से जान सकते हैं। 28 जनवरी को नीतीश कुमार की हल्फ बर्दारी के बाद आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने दावा किया था कि अभी खेला होना बाकी है, जिसके बाद बहस का बाजार गर्म है कि क्या तेजस्वी 12 फरवरी को नीतीश की हुकूमत गिरा देंगे। इस दौरान तेजस्वी यादव ने अपने एमएलएस की एक अहम मीटिंग बुलाई है, जिसमें आरजेडी सदर लालू प्रसाद यादव भी मौजूद रहेंगे। तमाम मेंबरान असम्बली को पटना में ही रहने की हिदायत जारी की गई है। बताया जाता है कि हाईकमान ने वाज़ेह हिदायत दी कि कोई भी एमएलए 12 फरवरी को होने वाले फ्लोर टेस्ट तक पटना से बाहर नहीं जाएंगे। साथ ही उनकी रिहाइशगाह पर एमएलएस के लिए ज़ियाफ़त का भी एहतमाम किया गया है, जहां खाने पीने के मुकम्मल इंतजामात होंगे। याद रहे कि 243 रुकनी बिहार असम्बली में एनडीए को 128 एमएलए की हिमायत हासिल है, जिनमें बीजेपी के 78, जेडीयू के 45, हम के 4 और 1 आज़ाद एमएलए शामिल है। यह तादाद अक्सरियती तादाद से 6 ज़्यादा है। दूसरी तरफ अजीम इत्तेहाद के पास 114 एमएलएज हैं, जिनमें आरजेडी के 79, कांग्रेस के 19 और बाएं बाजू की पार्टियों के पास 16 हैं। इसके अलावा ज़रूरत पड़ने पर एआईएमआईएम एमएलए की हिमायत भी हासिल की जा सकती है। बहुजन समाज पार्टी की कौमी सदर मायावती ने उत्तराखंड तशद्दुद के लिए इंटेलिजेंस सिस्टम की नाकामी को जिम्मेदार ठहराया है। मायावती ने अपने पोस्ट में कहा कि अगर हुकूमत, इंतज़ामिया और इंटेलिजेंस निज़ाम चौकन्ना होता तो इस वाक़ये को रोका जा सकता था। हुकूमत उसकी आला सतही इंक्वायरी करे और अमन भी बरकरार रखे। उसी तरह उत्तराखंड से मुत्तसिल उत्तर प्रदेश के बरेली ज़िला में भी आए रोज़ किसी न किसी मामले पर कशीदगी की सूरत हाल बनी रहती है, जिस पर हुकूमत को बर वक्त काबू पाना चाहिए ताकि यहाँ भी अमन कायम रहे। अब स्टेट न्यूज़ तफसील से। रियासत गिर मुहिम के एक हिस्से के तौर पर कलबुर्गी के बीजेपी लीडरों और कारकुनों ने तरक्याती उमूर को फरामोश कर देने वाले कांग्रेस एमएलएस के खिलाफ मुहिम शुरू की। बीजेपी लीडरों का कहना था कि पिछले 8 महीनों से आवाम मुश्किलात का शिकार है। बीजेपी कारकुनान इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में
गुलबर्गा साउथ के एमएलए प्रभु पाटिल और शिमाली हलके की एमएलए कनीस फातिमा के घर गए और वोटरों को जवाब देने का मुतालबा किया। इसी तरह रियासत के देही तरक्की, पंचायत राज, आईटीबीटी और इंचार्ज वजीर प्रियांक खरगे के दफ्तर का भी दौरा किया गया और एक दरखास्त पेश करते हुए अपील की कि वो तरक्याती कामों के बारे में आवाम की तकलीफ को महसूस करें। उन्होंने शिकायत की कि सड़कों, सीवरेज, पीने के पानी और सेहत समेत तमाम शोबों को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया गया है। सड़कें खराब होने के बावजूद उनकी मरम्मत नहीं की जा रही है। मुतालबा किया गया कि अरकान असम्बली को फौरी तौर पर हलकों में किए गए तरक्याती कामों के बारे में जवाब देना चाहिए। नाजरीन, ये थी ताज़ा तरीन खबरें जो आपके सामने पेश की गई। हमें पूरी उम्मीद है कि आपका ताउन मुसलसल जारी रहेगा। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी ताज़ा तरीन खबरों के साथ।